मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने समास पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, भेद और उसका परिचय ये देख लिया था। अवयवी भाव समास भी पढ़ा था और इसके भेद भी बताए थे और कहाँ पे कैसे इसको प्रयोग करते हैं ये भी समझाया था। और ये भी बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स में सारणी बनाकर कि कहाँ पर कौन सा अवयवी भाव समास प्रयोग किया जाता है और कौन सी विभक्ति लगती है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास हमारा, जिसमें हम सर्वप्रथम तत्पुरुष समास की परिभाषा वगैरह देखेंगे, किसे कहते हैं, कहाँ पे, और इसके भेद, फिर इसके कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष, और ये फिर इसके बाद द्विगु समास, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसमें तत्पुरुष समास को प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास परिभाषा देखिए। प्रायणो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अर्थात तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, पद प्रधानस्तत् तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास के इसके देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, हमने पहले भी इसको बताया था। और तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, कर्मधारय है जिसमें, और कर्मधारय का है उदाहरण जो भेद है वो है द्विगु। इसके पश्चात है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि क्या है इनमें। सबसे पहले समानाधिकरण तत्पुरुष समास देखिए। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कर्मधारय समास भी जिसे कहा जाता है, इसका सूत्र देखते हैं। सबसे पहले तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। देखिए, जब समास के दोनों पद एक ही वस्तु को कहते हैं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात जब समास जहाँ पर हो और वो दोनों पद किसी एक ही पद को बताना प्रारंभ करते हैं, एक ही पद को बताते हैं, वहाँ पर समानाधिकरण कर्मधारय होता है। देखिए आगे, जब समास का पहला पद विशेषण, ये आपको समझाएंगे क्या होता है, और दूसरा पद विशेष्य हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जब आगे देखते तीसरा पॉइंट, जब समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो तो वहाँ कर्मधारय। अब ये कर्मधारय कहाँ कहाँ होता है? जब समास के दोनों पद एक ही वस्तु को बताते हैं, और जब समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, अर्थात किसी की विशेषता बताने वाला विशेषण जो उसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेष्य जो उससे जोड़ रहा है, वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जब समास के, और तीसरा पॉइंट, समास के दोनों पद में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं इसके अगला पॉइंट। कर्मधारय समास का विग्रह करते समय पुल्लिंग। अब जब आप ये बनाएंगे कर्मधारय तो क्या होगा, इसमें चासो होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चैसा होगा और नपुंसकलिंग में चैदत, सैतौते, ठीक है। वैसे सा सा तत्, ठीक है। 400 कृष्ण सर्पा, ये है हमारा पुल्लिंग। काला सर्प, अब इसमें देखते हैं ये क्या बता रहा है, दोनों एक ही पद को, एक ही को बता रहे हैं, एक ही की विशेषता बता रहे हैं आपको, अर्थात काला सर्प है। सांप के बारे में दोनों एक ही जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात विशेषण और विशेष्य हैं। ये एक विशेषण है, दूसरा विशेष। की विशेषता क्या है, वो काला है और उसका सर्प है। उसके पश्चात दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी, ठीक है। जैसे कृष्ण कृष्ण, सर्प सर्प। उसी प्रकार आप देखते हैं विभूषित कन्या। अब विभूषिता चैसा कन्या, नीलकमलम नपुंसकलिंग, नीलम च तद कमलम। ऐसे श्वेतांबर श्वेतम च तद अंबरम, वही एक ही विभक्ति, पीतांबर पीतम च तद अंबरम। सुंदर स्त्री सुंदरी चैसा
चैसा सुंदरी, चैसा स्त्री। महर्षि महान चासो ऋषि, महापुरुष महान चासो पुरुष, महादेव महान चासो देव। अर्थात अब आप सोचते हैं, मैंने अभी भी आपको बोला ये विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय क्या है, हम अभी बताते हैं आपको। देखिए इसके नियम क्या है। यदि कर्मधारय समास से पहले पहला पद उपमानवाची और दूसरा पद उपमेयवाची होता है तो विग्रह करने पर इव शब्द का प्रयोग। अब ये उपमान उपमेय है कौन सी भला जो हमारे बीच में आई है? अभी तक तो हमें विशेषण जिसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे सर्प उसका और विशेष्य उसका ये बता रहे। अब ये उपमा उपमेय क्या है देखते हैं। जिसकी तुलना की जाती है, मतलब एक इंसान है, इसको बोला चंद्र इव मुखा, देखिए चांद के समान मुख। तो चंद्र मुख किसका है? जिसकी उपमा की जा रही है, जिसके बारे में तुलना की जा रही है, जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है। उसके पश्चात उपमान, एक तो इतना समझ लीजिए जहाँ पे मैं आ गया, मतलब मैं, जिससे उपमा की, मतलब मैं इंसान या कोई वस्तु जो है मैं हूँ, उसकी उपमा मान लीजिए, उसको मान मतलब उसको मान लीजिए कि वो वस्तु जिससे जोड़ा जा रहा है मान, ये शॉर्ट है, आप समझ लीजिए। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अर्थात कोई विशिष्ट वस्तु है जिससे उस मैं का मेरा किया जा रहा है, मेरा वर्णन किया जा रहा है, मेरे को जोड़ा जा रहा है, मुझे माना जा रहा है, जिससे जोड़कर वो वस्तु विशिष्ट वस्तु। साधारण धर्म, जिस गुण को लेकर तुलना की जा रही है उसे साधारण, जैसे चंद्र इव मुख्य है, जैसे चंद्र कितना खूबसूरत है, सुंदर है, उसी के प्रकार उसको जोड़ा जा रहा है, उससे जुड़ा उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचन शब्द, समानतावाची शब्दों को वाचन शब्द, जैसे इव लगा ये वाचन शब्द है, समतुल्य अधिक न्यून ये वाचन शब्द है। देखिए आपको एक ये लाइन द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका चेहरा चांद की तरह चमकीला है, ठीक है। उसका मतलब कोई व्यक्ति विशेष है जिसका चेहरा उसका उपमेय है, मतलब मैंने अभी बताया था। उपमान चांद, जिससे तुलना की जा रही है। वाचक शब्द तरह इव समतुल्य, तो तरह। और साधारण धर्म मैंने आपको बताया था, वो जो उसको लेकर चल रहे हैं, जिसकी उसका गुण है, उसका क्या है गुण, चमकीला है। तो चांद का गुण चमकीला है, तो उसका वो भी चेहरा भी चमकीला है। तो जहाँ पर उपमा उपमेय इस प्रकार बताए जा रहे हैं, ये आप देखिए, आप समझ सकते हैं इसमें। उसका एक व्यक्ति विशेष का चेहरा है, मैं मतलब मैं जहाँ पे आया मतलब कोई व्यक्ति विशेष है जिसके बारे में बोला है। चांद उपमान माना गया जिसके समान, की तरह है मतलब इवा आ गया संस्कृत में तो इसे, लेकिन तरह वाचक शब्द चमकीला साधारण धर्म। अब एक बार उसके उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए घन श्याम, घन मतलब मेघ के समान हमारा श्याम कृष्ण, तो यहाँ पर कृष्ण जी हैं जो वो हमारे उपमेय हैं। और घन बादल जो काले रंग के उनकी विशेषता है, वो उनका साधारण धर्म, जिनका काला रंग है साधारण धर्म, उसका साधारण धर्म हुआ। वाचक शब्द हुआ एव, और अब इस प्रकार ये बना वाचक शब्द एव हुआ, साधारण धर्म उसका कालापन। देखिए इसी प्रकार धन इव श्याम, घन इव श्याम। चंद्रमुखम जो भी पढ़ा था वही है, चंद्र इव मुखम। इसमें देखिए अब वाचक शब्द निकालिए, और मुखम तो हुआ उसका उपमेय और चंद्रमा हुआ उसका उपमान। साधारण धर्म उसका हुआ उसका सुंदरता, उसका चांद की सुंदरता। अब मुख उसका की तरह उसका वाचक शब्द। कमल नयन, कमल के समान तीखे नयन, कमल इव नयन। मुखारविंदम, मुख इव अरविंद। ठीक है, इस प्रकार हमारा कर्मधारय समानाधिकरण कर्मधारय, ये कर्मधारय पूर्ण हुआ है। कर्मधारय का भेद है द्विगु समास, इसे पढ़ते। और कर्मधारय में आपको कुछ भी लगे नहीं समझ में आ रहा, आपको उदाहरण भी दिए सब कुछ। सामान्य सतह समान विभक्ति लगती है,
जहाँ आपको पहचानना भी है, जहाँ पे 400 आ जाए, 600 आ जाए, चैतद आ जाए, इव और ये सब आ जाए, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आपको इसके उससे ही पता लग जाता है, जहाँ पे विशेषता बताई जाती है, किसी की उपमा उपमेय दी जाती है, वहाँ पे कर्मधारय समास। द्विगु समास, अब ये खुद बोलता है कि मैं आया हूँ। द्वि मतलब दो, ठीक है। जहाँ पर आपको प्रथम जो है शब्द वर्ण संख्यावाची मिलेगा, संख्या पूर्वो द्विगु। देखिए सूत्र भी यही कहता है, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञावाची। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहला हमारा संख्यावाची होता है, दूसरा संज्ञावाची। द्विगु समास युक्त शब्द प्राय नपुंसकलिंग में चलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसको क्या बता रही है द्विगु समास। द्विगु समास का विग्रह करते हैं जब हम, तो दोनों समय विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगा के समाहार शब्द, मैंने आपको विभक्ति का पूरा दिखाया था कि कौन सी विभक्ति कहाँ लगती है और किसको कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए पंचमात्रम, पहला हमारा संख्यावाची अर्थात द्विगु आएगा, और पात्रम किसी पात्र वस्तु को संबोधित कर रहा है तो संज्ञा है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचतंत्रम पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। पंच पुलही पंचानाम पुलिनाम समाहार है। अष्टाध्यायी, अब इसमें अब ये बहुव्रीहि क्यों लिखा है, इसमें बहुव्रीहि भी कई समास ऐसे होते हैं जो दो होते हैं। अष्टाध्यानाम ध्यानाम समाहार मतलब अष्ट, जिसका कोई अर्थ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि होता है। अभी जाइए मत, उसमें हम पढ़ेंगे उसे। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। पंचगव्यम पंचानाम गव्यानाम, तो पता चल रहा है इसका पहला पद संख्यावाची है और दूसरा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होता है। अब हम देखते हैं, हमने दूसरा देखा था तत्पुरुष का, पहला समानाधिकरण था, दूसरा अब है व्याधिकरण तत्पुरुष, जिसके बारे में देखते हैं होता क्या है। इस समास के दोनों पद अलग अलग वस्तु को कहने वाले होते हैं। इस समास के दोनों पदों को अलग अलग विभक्ति होती है, अर्थात ये किसी दोनों अलग अलग वस्तु को कहते हैं और उसको बताते हैं, और इसमें दोनों में अलग अलग विभक्ति होती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, इसके बारे में देखते हैं। इसका सूत्र है श्रितातीतः पतितः गत्या गत्यस्तः प्राप्तः पन्ने, अर्थात श्रित अश्रित अतीत पतित गत अगत्य प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। मतलब आपको जहाँ भी ये मिल जाएंगे, अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो इनमें हम लगाएंगे तत्पुरुष समास। देखते हैं उदाहरण। देखिए कष्टम श्रित, रामम आश्रित, आश्रित भी है। कूपः पतित, कुपतित भी है। गृहम गत, गत भी है। दुखम अत्यस्तः, ये भी है। चलो स्वर्गम प्राप्त, ये भी है। सुखम आपन्नम, ये भी है। चलो अब सब में हम लगाएंगे द्वितीय। तो कष्ट श्रितः रामाश्रित, ये विच्छेदित करे हुए हैं, अब इनको हम समास बना रहे। कूप पतितः, सब में लगा हुआ है द्वितीय 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 द्वितीय। जहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे वहाँ पे आपको सोचना नहीं है, बस ये सूत्र ध्यान रखना है, श्रितः तीतः पतितः वाला, और हमारा ये समास बनेगा। आगे देखते हैं। अब इसमें अगला है तृतीया। इसका सूत्र तृतीया कृत्यार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीया विभक्ति से युक्त पद का उसी के द्वारा किए गए गुणवचनवाची शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। मतलब कि कोई विशेषता या गुण बता रहा है उसका, कि वो आँखों से अंधा है, काना है, कान से बहरा है, जहाँ पे उसके गुण बताए जा रहे हैं किसी के, वहाँ पर आपको ये वाला तृतीया तत्पुरुष लगेगा। देखिए उदाहरणों से आप समझेंगे। किरीणः कानः, शंकुल्या खंड है, टूटा हुआ खंड, कानों से। हरिणा त्रात है, बाणेन, बाण के से हटा हुआ, हटा मतलब
हताहत हुआ हुआ, रावण हत, रावण से हत, मोहिनीन भक्षित है। ये सब उसकी गुण बता रहे हैं, गुणवाची। अर्थात यहाँ पर तृतीया, यहाँ पे कर्तार्थ, जहाँ पे कोई कार्य बताया गया, कहाँ पे कोई कर्ता कार्य द्वारा बताया गया, वहाँ पर ये तृतीया तत्पुरुष लगता है। और अब आगे देखते हैं हम। अब तृतीया तत्पुरुष का ही दूसरा है सूत्र है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलंग निपुण मिश्र लक्षणे। अर्थात तृतीया विभक्ति से युक्त पद का पूर्व सदृश्य, सम, उन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, स्वलक्षण, इन शब्दों के साथ तृतीया, यहाँ पर ये आपको शब्द मिल जाए वहाँ पे तृतीया प्रयोग आती है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट भी डाले हैं, देखिए। मासेन पूर्व है, मास पूर्व, ठीक है, जब पूर्वाय सदृश्य है। गुणेन मिश्रित है, मिश्रिताया। मात्रा सदृश्य है, मात्रा सदृश। पितरा समय, पितरा समय, सम आ गया, उन आ गया, अर्थ आ गया, कलह आ गया, निपुण आ गया, और जंघ्या लक्षणम, ये भी ठीक है, जंघ्या लक्षणम। तो ये इसके उदाहरण जो बता रहे हैं, जहाँ पर ये शब्द आपको मिले वहाँ पे तृतीया के साथ तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं हम इसका चतुर्थी। चतुर्थी देखिए, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते। अर्थात जहाँ पर बलि, ये शब्द आएंगे अर्थ, जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति से युक्त पद उनके लिए किए गए शब्द के साथ तथा अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होता है। तथा देखिए बोल ही रहा है, तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है, और ये आपके ज़्यादा पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ पर चतुर्थी होती है, खम्भ युपाय दारू, मतलब खम्भे की लकड़ी, यूप दारू, ठीक है। बालकाय रक्षित है, बालक रक्षित है। इंद्राय बलि, इंद्र बलि। बालकाय हितः, बालक हित है। गोभ्य हित है, गो हित है। यह मैंने इसमें चतुर्थी हुई है, हमने इसको परिवर्तित करके सामान्य। विद्यालय आल्य, विद्यालय आल्य, तो ये सब आ रहे हैं ना, सुख रक्षित है, इन सभी। बालकाय इदम, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ बताती हूँ, बालकाय बालकार्थम, जहाँ पर इदम अयम इदम अर्थम, ये सब इनका एक ही रूप होता है। अगर यहाँ पर आएगा, ये अर्थ रूप में ही होते हैं। इदम यहाँ पर आया ना, बालक या आलय, ये बालका इदम, या आया, तो इदम अयम, ये भी इसी अर्थ में जाते हैं। आगे देखते हैं पंचमी तत्पुरुष, पंचमी भयेन, ये आपको भय अर्थ में पंचमी विभक्ति युक्त पद है, जहाँ पे भयवाची शब्दों के साथ होता है, वहाँ पे पंचमी। जैसे व्रकाद भयम, व्रक से भय, चौकाद भीति, मतलब चोर भीति, सिंघात भीति, सिंह शेर से द्वारा भीति, जहाँ पे भय डर हो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष। अब देखते हैं षष्ठी। षष्ठी विभक्ति से युक्त का पद का संबंधवाची शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति। अब देखिए षष्ठी विभक्ति संबंधवाची जहाँ पर होगा वहाँ पर ये होगा हिमस्य आलय, दोनों जुड़ा हुआ है, हिमालय। रामस्य गृहम, राम का घर, दोनों जुड़ा है, रामस्य गृहम। राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, राज्ञ पुरुष। रामस्य चरित्र, राम का चरित्र। रामस्य पति, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधवाची आते हैं, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। अब सप्तमी देखते हैं। सप्तमी शोंडे, सप्तमी विभक्ति से युक्त पद का शोंडे आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। देखिए अक्षेणु शोंडे, पासे मतलब शोंडे मतलब होता है चतुर। पाशेन शोंडे, पासे फेंकने में चतुर। अक्ष शोंडे, शास्त्रे निपुण है, वही शास्त्र में निपुण। भाषणे कितवह, भाषण में कितवह, तो ये तर्के कुशल है, तर्क कुशल है। संभाषणे पंडित है, जहाँ पर उसको मतलब उसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि वो कुशल है, निपुण है और पंडित है किसी चीज़ में, वहाँ पे ये आता है सप्तमी तत्पुरुष। अब आगे देखते हैं नंज तत्पुरुष क्या है। इस समास का पहला पद न होता है तथा समास करते समय न के स्थान पर व्यंजन परे रहने पर ए हो जाता है, स्वर परे रहने पर न को अन हो जाता है। अब ये कह रहा है
कि जिसमें पहला पद न हो, ठीक है, ये रहा न, और दूसरा पद न के स्थान पर कोई, मतलब अगर इसको करते हैं तो दूसरे न के, जब बोल रहा है न के स्थान पर व्यंजन परे रहने पर, अब बोल रहा है न के स्थान पर व्यंजन है, हाँ जी व्यंजन है, व्यंजन है तो व्यंजन परे रहने पर उसे ए हो जाता है, और अगर वहीं स्वर परे रहता है तो अन हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, नंज में जहाँ पर स्व पर व्यंजन परे हो तो उसे ए हो जाता है, और स्वर परे हो तो उसे अन हो जाता है। देखिए, न सत्यम असत्यम, न विद्या अविद्या, न तो पीछे हमारा क्या है, स्वर, तो ई को अन हो जाएगा, अन ईश्वरा, न इच्छा अनिच्छा, ठीक है, न शिक्षा अनशिक्षा, न शरह न आ अक्षर। इस प्रकार हमारा तत्पुरुष समास हमने उसमें कर्मधारय भी पढ़ लिया, द्विगु भी पढ़ लिया, और व्याधिकरण तत्पुरुष भी पढ़ा है। इसमें अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो हम उसको वापस आपको बता देंगे, आप पूछ सकते हैं, और इसका एक छोटा रूप भी बना के आपको प्रस्तुत कर दूंगी जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और अवयवी भाव का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी। आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।